आज एक ऐतिहासिक क्षण। ऐतिहासिक क्षण इसलिए कि कई यूथ डायलॉग होते हैं, लेकिन हर बार उस डायलॉग में ये बात निकल कर आती है कि युवाओं के लिए ये नहीं, युवाओं के लिए वो नहीं, सरकार की ये नीतियां ठीक नहीं, सरकार की वो नीतियां ठीक नहीं। लेकिन आज पहली बार हमने देखा कि पूरे नॉर्थ इंडिया के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ जुटे और उन्होंने भरपूर चर्चाएं की, लेकिन चर्चाएं सकारात्मक पहलू पर, चर्चाएं ऊर्जावान युवाओं को बनाने के लिए, चर्चाएं सोसाइटी को एक समर्पित युवा देने के लिए। और एक समर्पित युवा यदि एक समर्पित समाज में होगा तो वो राष्ट्र उन्नत भी होगा, विकसित भी होगा और वही राष्ट्र स्वर्णिम होगा। तो आइए हम लोग आज समझने का प्रयास करते हैं कि अलग अलग राज्य से जो इतने जत्थे आए, वो जत्थों ने क्या सीखा, क्या समझा और कैसे अपनी भागीदारी समाज को देना चाहते हैं। चौथा स्तंभ होने का सबसे अगर मादा किसी के पास है तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के पास है, बशर्ते कर्तव्य निष्ठा के साथ, सकारात्मकता के साथ सकारात्मक पहलू को जोड़ने का प्रयास करें। ये आज द्वारा कहीं भी किसी तरह की गैप आ रही है तो उस गैप को फुलफिल करने में स्वयंसेवी संस्था क्या अपना योगदान दे सकता है, इस पर चर्चाएं हुई। चर्चाएं इस बात पर हुई कि आने वाले दिनों में आज भारत को G20 का आयोजित करने का दर्जा मिला है, क्या ये युवाओं का रोल नहीं है? बिल्कुल युवाओं का रोल है। इसी को देखते हुए सबसे जो ऐसे तो अनेक राज्य से लोग आए, लेकिन सबसे उत्साही जो युवक आए वो बिहार राज्य से आए और उनका एक नारा था, वो मन को मोह लिया। वो क्या कहते हैं, वो एक तो हम उनके तरफ से सुनना चाहेंगे और दूसरी जो यूथ डायलॉग हुआ उसमें क्या चर्चा हुआ। तो बिना समय गंवाए हम प्रेम यूथ फाउंडेशन के संस्थापक प्रेम कुमार जी से जानना चाहेंगे कि प्रेम कुमार जी, आप यहाँ पर आए और आपने चाणक्यपुर स्थित विश्ववक केंद्र में जो IGSS और विश्ववक केंद्र दोनों के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया और आप देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया रीजनल डायलॉग में आप पूरे जत्थे को लेकर आए, दर्जन भर से ज्यादा युवाओं को आपने लेकर आया। वर्किंग विथ यूथ, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन नेशन बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं के सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या अवसर है, इसको आप किस पहलू से देखते हैं? पहले मैं सुनना चाहूंगा कि वो आप नारा क्या लगाए। आए हम बिहार से नफरत मिटाने प्यार से, आए हम बिहार से नफरत मिटाने प्यार से, आए हैं बिहार से और नफरत मिटाने प्यार से। क्या बात है जी। और यह हमारे जीवन काल का यह बहुत ही अद्भुत और डायलॉग था जिसमें समाधान ढूंढा गया। अधिकांश जो वर्कशॉप, कार्यशाला, सेमिनार होता है उसमें समस्या गिनाया जाता है, लेकिन पहली बार IGSS और विश्व युवक केंद्र ने जितना अच्छा इनिशिएटिव लिया है यूथ को लेकर, और इसमें उत्तर भारत के 50 NGO के लोग यहाँ शामिल हुए और एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आगे हम लोग क्या करेंगे इस पर एक्शन प्लान भी बना है और एक इम्प्लीमेंटेशन की भी बात हुई है। पुरी में जो डायलॉग हुआ इसका बहुत ही व्यापक असर होगा पूरे देश में और इसका लाभ बिहार से दर्जनों यूथ आए हैं जो वहाँ और ज़िले में हम इस बात को फैलाएंगे और बिहार सरकार को भी युवा नीति लागू करने के लिए, युवा नीति बनाने में हम लोग बिहार सरकार को सहयोग करेंगे। सबसे नौजवान देश है, यह हमारा एसेट है, इसको अगर हम सही दिशा में इस्तेमाल करें तो हम विश्व गुरु निश्चित रूप से बनेंगे और इसको सकारात्मक सोच के साथ राजनीतिक दुर्भावना दलगत के दलदल से ऊपर उठकर इस पर सोचने की जरूरत है। तो दुर्भावनाओं और दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर हम कुछ करना चाहते हैं, ऐसा कहना है प्रेम कुमार जी का। अब उनके जो अन्य साथी आए हैं उनसे हम विचार लेने का प्रयास करते हैं। केशव कुणाल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप देश के अलग अलग जहां भी राष्ट्रीय शिविर हुआ है उस शिविर में आपने भाग लिया और जोर शोर से भाग लिया। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक सहिष्णुता, इसका पुरजोर नारा भी लगाया। लेकिन मैं ऑनेस्टली आपसे जानना चाहता हूं कि युवा से चूक कहां हो रही है कि अगर हम नारा तो लगा रहे हैं लेकिन देश में क्या हम कंट्रीब्यूट उस तरह से कर रहे हैं? अगर हम कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, केवल हम नाराएं लगाएंगे, स्लोगन्स देंगे, इससे क्या काम चल जाएगा या उससे 2 कदम आगे बढ़कर हमें योगदान देने की जरूरत है?
सर, आप ये जो आपने बात कही अभी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज के समय में यूथ को एक साथ जोड़ना ही बहुत मुश्किल हो जा रहा है। यूथ के पास में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ तो हैं, मगर उस आइडियाज़ का इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। इस वजह से हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। तो जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर जब इन सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, उनको एक स्वरूप में ढालकर उनके साथ ढांचागत काम करने की ज़रूरत है। स्टेप बाय स्टेप इन पे जब हम काम करेंगे तो इन सारी चीज़ों को, युवाओं के जो जोश हैं, युवाओं के पास जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उन सारे एक्टिविटीज़ का हम लोग बहुत अच्छे से फ्रूटफुल यूज़ करते हुए राष्ट्र निर्माण में वो अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अच्छी बात, बहुत ही सकारात्मक सोच आपकी है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने अन्य कई ऐसे यूथ डायलॉग, नेशनल डायलॉग में भाग लिया, लेकिन इस विश्व केंद्र में आने के बाद आपको क्या यूनिकनेस लगा? क्या वो भी उसी लीग पर चलने वाली ये 2 दिन का वर्कशॉप रहा, या कुछ इसमें अलग रहा जिसको कि हम सकारात्मकता के साथ परोस सकें? बहुत सारे यूथ डायलॉग्स में और इस यूथ डायलॉग्स में बहुत बड़ी डिफरेंसेस सामने आई सब निकल के। हम लोग नेशनल यूथ पॉलिसी जो ड्राफ्ट फॉर्मेट में है उस पर कभी चर्चाएं नहीं हो रही थी। इस वर्कशॉप में आने के बाद हमने उस नेशनल यूथ पॉलिसी की बात की और स्टेट यूथ पॉलिसी की भी बात की, और हम लोगों ने यहाँ से ये प्रण लेकर के निकल रहे हैं कि हम अपने स्टेट में गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएंगे कि आप हमारे लिए एक यूथ पॉलिसी लाएं, और उस यूथ पॉलिसी में केवल और केवल यूथ की ही बातें हो। जितने भी क्राइटेरिया हैं उन सारे क्राइटेरियाओं को लेके चले। उसके बाद एक छोटी जगह, इस एक कमरे में सर हम लोग 50 ऑर्गेनाइजेशन के लोग, एक ऑर्गेनाइजेशन जो हजारों 2000 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के रूप में थे, यूथ और जोश, युवाओं का जोश और हमारे संगठन का अनुभव जो पुराना, इनके संगठन का अनुभव और युवाओं का जोश यदि होता है तभी होश से काम हो सकेगा। अब हम एक और नवयुवक के पास आ रहे हैं और उनसे केवल मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिलीप जी, आपने काफ़ी कुछ काम भी किया है, आपने पंचायत में भी रहे हैं। आज मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, मैं केवल इतना आपसे समझना चाहता हूं, युवाओं के लिए आप क्या एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं जो समाज में पहले सामाजिक कार्य से जुड़े। अगर सामाजिक कार्य से जुड़ेंगे तभी समाज राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, किसी भी रूप से, सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ हो पाएगा, समृद्ध हो पाएगा। तो सामाजिक जुड़ाव का पहला सूत्र क्या आप समझते हैं? देखिए, अभी जो परिस्थितियां चल रही है, समय का परिवर्तन के, जो अभी सब एकल परिवार हो रहे हैं, और हम चूंकि हम पूरी तरह से गांव में हैं, और हम गांव में देख रहे हैं कि सामाजिकता कहीं से न कहीं से समाप्त होती जा रही है। आज अगर समाज की बात करते हैं तो यहाँ परिवार नहीं हो पा रहे हैं। परिवार के मतलब हो रहा है कि पति पत्नी और बच्चे, तो माता पिता जी यहाँ तक छूट रहे हैं, पोता और दादा की बात नहीं आ रही है, तो समाज बिखर रहा है। इसके लिए हम युवाओं को प्रण लेना पड़ेगा, और जो हमारी जो दादा दादी की कहानियां थी वो सीखनी पड़ेगी। हमारी जो समाज सेवी के जो मतलब कि ऐसे बैठके होते हैं, हमारे जो समाज सेवी चिंतक होते हैं, उसमें अगर बैठका करते हैं, उन लोगों से ज्ञान लेते हैं, बड़े बुजुर्गों को सम्मान करते हैं, तो हमें लगता है कि सामाजिक समरसता आएगी और युवा पुनः इस राह पर जुड़ेंगे और समाज को विकसित कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात। यूं एक भार है, कुछ कर गुजरने की उसकी तमन्ना भी है, और इस विपरीत परिस्थिति में भी वो कुछ आगे बढ़ जाना चाहता है। तो क्या युवा बनना इतना आसान है, या युवाओं को भी युवा बने रहने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है? आज जो यूथ डायलॉग हुआ, इसमें ये भी प्रश्न बार बार गूंजा, और एक ऐसा नवयुवक जिसकी बातों पर बहुत सराहना मिली, बहुत तालियां उन्होंने बटोरा, वो युवक और कोई नहीं, पटना से प्रेम यूथ फाउंडेशन के राजीव कुमार हैं। तो राजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या युवा बनना इतना आसान है, या युवा के भी अपने कुछ पंख हैं जिस पंख को फैलाकर आसमान की ऊंचाई को नाप लेना चाहता है? जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। युवा बनना तो इतना आसान नहीं कह सकते जितना आसान बोलने में लगता है कि हमको युवा बनना है, चाहे वह बच्चे हो बूढ़े हो, सभी बोलते हैं। क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ, अपनी परिवार की जिम्मेवारियाँ अपने ऊपर है, तो थोड़ा सा अब युवा के लिए चाहिए कि वह कौन से मार्ग में जाना चाहता है। बहुत सारे सेक्टर होते हैं, अपने पेरेंट्स का, अपने गार्जियन का जो भी उम्मीदें हैं, उनके जरिए वह युवा से अपने बाल बच्चों से पूरे करवाना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि जो सपने मैंने देखा था और मैंने अपने ऊपर पूरे नहीं कर पाया, तो वह इनके जरिए मैं करवा लूँ। तो ऐसे में युवाओं पर बोझ तो होता है कि अब वह अपनी मनपसंद चीज़ों की ओर जाएं, या फिर वह जाएं तो
पेरेंट्स जो डिसाइड किए हैं उसके ऊपर जाएं, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि युवा आखिर उनके जो बाल बच्चे हैं, पुत्र हैं, वह चाहते क्या हैं। और उनको भी समझना पड़ेगा, युवाओं को भी, कि अगर मेरे माता पिता हमसे जो उम्मीदें लगा के बैठे हैं, जो जिम्मेदारियां हमको सौंप रहे हैं, वह अगर मेरे अनुकूल है तो उनके सामने खुलकर उस चीज़ को स्वीकार करें। और अगर उनको लगता है कि यह कंफर्ट जोन मेरा नहीं है, मैं इसमें बेस्ट कर सकता हूँ, तो वह अपने पेरेंट्स को यह सिखा सकते हैं या बता सकते हैं। सिखा तो नहीं सकते हैं, वह सिर्फ बहुत अच्छी बात है। कौन कहता है कि युवाओं में मैच्योरिटी नहीं होती है और गंभीरता नहीं होती है? यदि ऐसे युवा हमारे देश में हैं जो कि दोनों पीढ़ी की बात सोच सकते हैं, उनके कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है, फर्ज क्या है और उसका निर्वाह कैसे किया जाए, यदि ऐसे युवा घर घर में हो जाए तो दिन दूर नहीं कि हर लोग चाहेंगे कि मैं भी युवा हो जाऊं, मैं भी युवा हो जाऊं। तो मैं तो कहूँगा युवा बनना बहुत आसान है, बशर्ते कि उनको कितनी स्वतंत्रता हो और कितनी उनको खुद अपना पहचान बनाना चाहते हैं, दोनों के बीच एक सामंजस्य हो, एक संतुलन हो। धन्यवाद सर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब हमारे बीच अमरेंद्र कुमार। अमरेंद्र, आप कहाँ से आए हैं और क्यों आए और कहाँ आए, किस कार्य के लिए आप आए? विश्व युवा केंद्र और IGSS दोनों मिलकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें हम लोग यूथ डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस और उसके समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए, ना कि केवल समस्या फाइंड करना है, उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है, उसके हमारे चैलेंजेस क्या क्या है, इसको फाइंड आउट करना और हमारे ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करना। केवल बात करने से कुछ नहीं, हम लोग कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या हम लोग का फाइंडिंग्स आता है, हम लोग इसके बारे में हम लोग ने जाना। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब ये सेमिनार जो ऑर्गेनाइज हुआ, उसमें हमारे नॉर्थ इंडिया से हमारे लगभग 15 स्टेट ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें 15 स्टेट से लगभग अप्रॉक्स 60 to 70 और NGOs थे जो कि ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं और हमारे यूथ को इंकरेज कर रहा है हमारे सोसाइटी में। और फिर गवर्नमेंट से जितने सारे स्कीम आते हैं सबको मतलब इंक्लूड करते हैं उसमें और आगे यूथ को इंकरेज करते हैं। बहुत अच्छी बात। महज इसे संयोग कहा जाए या कुछ ईश्वरीय देन। विवेकानंद जी ने एक बार बोला था कि यदि 1 दर्जन युवा दें तो हम देश बदल कर रख देंगे, हम दुनिया बदल कर रख देंगे और दुनिया को एक अलग दुनिया का दर्जा दे सकते हैं। और ठीक 12 युवा, 1 दर्जन का विवेकानंद जी ने डिमांड किया था और ठीक 1 दर्जन युवा बिहार से इस बार जत्थे बनकर आए। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप जो यहाँ सीखेंगे इसको घर घर तक क्या पहुंचाएंगे? और आप जो फाउंडेशन आपका है, इतना अच्छा आप काम करते हैं। कोरोना में आपने काफी अच्छा काम किया। ऑक्सीजन बैंक के जरिए आपने 1 से 1 लोगों को सांस देने का आपने प्रयास किया और कोरोना के लिए पूरे देश में प्रेम यूथ फाउंडेशन के कार्य को सराहना मिली। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जज्बा आता कहाँ से है? क्या वो जज्बा है? और ये जज्बा केवल ये 12 लोगों तक सीमित रहेगा या देश के कोने कोने तक जाएगा? घर का हर बच्चा अमरेंद्र बनना चाहे तो कैसे वो अमरेंद्र बनेगा? बिल्कुल सर। पूरे बिहार में बेसिकली ज़्यादातर युवा हमारे गांव से है और ऐसा नहीं कि गांव के युवाओं में मतलब प्रतिभा की कमी है, बस उनको आगे निखार कर ऊपर लाने की ज़रूरत है। और हमारे NGO और बहुत सारे NGO ऐसे होते हैं जो यही काम कर रहे हैं। बेसिकली मैं खुद एक समर्थ युवा क्लब अपने ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका मेंबर हूँ मैं और वो NGO यही करती है। हमारे युवा जो है, हमारे लोकल युवा, गांव की युवा, उनको मैं स्पोर्ट्स और किसी भी स्किल्स या फिर जो हमारे गवर्नमेंट जो स्किल इंडिया के तहत प्रोग्राम चला रही है उसमें हम लोग उसमें ट्रेनिंग करवाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। ऐसा बस उनको युवा के प्रतिभा को बस आगे बाहर निकालना है बस। क्या बात है। उन्हें अवसर देने की जरूरत है, उन्हें सहानुभूति की जरूरत नहीं है। उन्हें यदि सही अवसर दिया जाए, उन्हें प्रतिभाएं कूट कूट कर भरी हुई है। यदि अनुभव और प्रतिभा दोनों का सम्मिश्रण हो तो बड़ों का काम है कि अपने अनुभव से युवा को बताएं। और युवा में इतना प्रतिभा भरा हुआ है कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं, कोई भी रास्ता अख्तियार करने को तैयार हैं, बशर्ते पहलू हमारा सकारात्मक हो, सोच हमारा सहज हो, हमारा व्यवहार बहुत ही सरल हो और कुछ कर गुजरने की हमारी तमन्ना हो। तो अगर इन चीजों के साथ युवा आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर देश का तरक्की तय है। मैं केवल अंत में इतना कहना चाहूंगा कि ये जो यूथ डायलॉग हुआ अपने आप में ये 15-16
देखने में 15-16 दिसंबर 2 दिन लग रहा होगा, लेकिन ये एक ऐतिहासिक पहल रहा जिसमें कि सरकारी तंत्र के साथ मिलकर सरकार और कैसे अच्छे से कार्य कर सके, इसके लिए IGSSS और विश्व वक्फ केंद्र दोनों का एक सामूहिक प्रयास रहा कि ये जो नई यूथ पॉलिसी बनने वाली है, जो इम्प्लीमेंट होने वाली है, चाहे नई शिक्षा नीति आने वाली है, इन सभी चीज़ों में युवक कैसे आगे बढ़ चढ़कर, युवाओं की कैसे भागीदारी हो, कैसे बढ़कर आगे बात करें, कैसे संवाद करें और कैसे चुनौती से समाधान की तरफ हम बढ़ने का प्रयास करें। चुनौतियां तो होगी, लेकिन उस चुनौतियों का माकूल जवाब हम कैसे दे सकते हैं, समाधान कैसे निकाल सकते हैं, यही युवाओं का कर्तव्य है। और उस कर्तव्य को निर्वाह करने के लिए यहाँ जो 55 NGO के समर्थित युवा आए और उन्होंने जो मिलकर इस चीज़ों को देखा, समझा, परखा और उसको अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए इस कार्यक्रम को कितना सफल माना जाए या कितना सफल नहीं माना जाए, इसको और किसी से नहीं हम बात करते हैं, बल्कि देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व महिलाएं कर रही हैं। उस महिलाओं में एक जागृत महिला, एक अपने किशोरावस्था में ही एक किशोरी हमारे साथ आई है, एक बहन हमारे साथ आई हैं और उन्होंने भी देखा, सीखा और समझा। तो मैं उनसे डायरेक्ट एक जज के तौर पर, एक निर्णायक के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम आपके लिए कितना सफल रहा, कितना मायने रखता है और इस कार्यक्रम को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं और खासकर महिलाओं के लिए इसमें क्या पैगाम था और महिलाएं इसमें क्या अपने आप को अवसर देखती हैं और कैसे पुरुष और महिला दोनों कदम ताल करके चलेंगे तो हमारा समाज भी बढ़ेगा, देश भी बढ़ेगा। और एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, यदि भारत बढ़ता है तो दुनिया बढ़ती है, यदि भारत आगे है तो दुनिया आगे है, क्योंकि हम पूरे विश्व को प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका क्या व्यू इसमें? सर, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, देश के लगभग हर स्टेट से सारे लोग आए थे, तो जहाँ तक हमने जब जाना तो ज़्यादातर NGO जो थे वो वोमेंस के लिए ही वर्क कर रहे थे, उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। जैसे कि जो अपना स्वयं का काम करना चाहती है, जो चाहती है कि वो खुद अपना काम खुद कर सके, अपने आप पे निर्भर हो सके, तो उसके लिए हम लोग काफ़ी वर्क करते हैं। जैसे उनके लिए सिलाई कढ़ाई वगैरह का एक प्लेटफॉर्म देते हैं हम लोग, ताकि वो अपना हुनर को निखार सके और अपनी खुद की समृद्धि कर सके। क्योंकि सर, ऐसा कहा गया है कि जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरा एक घर का विकास होता है, और पूरा जब एक घर विकास होता है तो धीरे धीरे देश का विकास होता है। बहुत अच्छी बात। सरस्वती माता से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप खूब पढ़ो, लिखो, खूब आगे बढ़ो, देश दुनिया में अपना नाम रोशन कीजिए, हमारे भारत का नाम विश्व में रोशन कीजिए। लेकिन आपने हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। हमारा प्रश्न बहुत ही सीधा सा है कि इस कार्यक्रम को आप कितना सफल मानती हैं, या इस कार्यक्रम में और कैसे क्या ऐसे कंपोनेंट जोड़े जाएं ताकि अभी यहाँ से जाने के बाद आप राज्य के कोने कोने में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आप कार्यक्रम करने वाले हैं, तो क्या ऐसे कंपोनेंट जोड़े जाएं कि और ये प्रभावी हो, या यदि ये प्रभावी है, बहुत अच्छा ये वर्कशॉप रहा, तो कैसे रहा आपके नज़रिए से? सर, ये देखा जाए तो एक तरह से बहुत अच्छा वर्कशॉप था, क्योंकि यहाँ पे जैसे था कि हर जगह से, चाहे वो गाँव से हो चाहे शहर से, हर औरतों के लिए काम हो रहा था, साथ साथ उनकी सेफ्टी के लिए। और जहाँ तक इसको मैं सफल मानती हूँ, क्योंकि इसमें लगभग तरीके से हर जगह से, खासकर जैसे गांव की महिलाएं होती हैं, वो ज़्यादा शिक्षित नहीं होती हैं, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता। तो हमारे NGO जो एक तरह से उनको प्लेटफॉर्म देता है, उनको सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराता है। जैसे सरकार ने भी महिलाओं के लिए कई सारे थीम्स निकाले हैं, उनके लिए कई सारे स्कीम्स निकलती हैं, तो हमारा NGO उनको एक प्लेटफॉर्म देता है कि वो उनको सारे स्कीम से अवगत करवाता है, ताकि वो खुद उन स्कीम्स के बारे में पता कर सके और अपनी विकास की तरफ आगे बढ़ा सके। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे आपने बात किया। मैं चूँकि दिन भर 2 दिन से आप यूथ डायलॉग में एक से एक आपने संवाद किया, ज़्यादा मैं प्रश्न पूछकर बोझिल नहीं करूँगा। एक और हमारी बहन है जो बहुत प्रश्न पूछती है, वो खुद एक पत्रकार है और पत्रकारिता में उनका हॉबी भी है, पैशन भी है और कुछ कर गुजरने का उनमें मादा भी है। प्रेरणा विजय जी, आप खुद बहुत अच्छा कवरेज करते हैं। शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, अन्यथा आप ही जाकर सभी से प्रश्न पूछते थे। आज मैं पूछना चाहता हूं कि एक पत्रकार के हैसियत से आप इस कार्यक्रम में शिरकत किए और यहाँ आए, और ये नॉर्थ इंडिया रीजनल डायलॉग रहा, वर्किंग विथ यूथ, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन नेशन बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए और उस भूमिकाओं में आप किस तरह से अपने आप को देखती हैं, क्या हमारे लिए चुनौती है, क्या संभावनाएं हैं। एक पत्रकार के नजरिए से मैं जानना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम को कितना सफल मानते हैं, कितना सही मानते हैं और इसमें आपने क्या देखा,
क्या समझा और युवाओं के लिए इसमें क्या राज छुपा हुआ है, क्या ऐसे सूत्र छुपे हुए हैं जिससे युवा घर घर में ज्योति से ज्योति जला सके। जी पहले तो धन्यवाद, आपने बड़ा सुंदर मेरा परिचय दिया। मैंने जो अनुभव किए हैं वो है कि आपको बोलना पड़ता है, शब्द होने चाहिए आपके पास चीज़ों को रखने के लिए, आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा तो इसमें यही बेहतरीन चीज़ है कि दूर दराज के जो संस्थाएं हैं वो यहाँ दिल्ली में बैठ के संवाद कर पा रहे हैं, सवाल कर पा रहे हैं और बहुत सारे मसलों को हल करने का एक कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन मेरे नज़रिए से रहा। तो प्रेरणा जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आप अलग अलग जगह कवरेज किए हैं, बहुत जगह कार्यक्रम किए हैं, कुछ यूनिक, जैसे हम बोलते हैं कि अगर बोला जाए कि यूथ डायलॉग में दिल्ली डिक्लेरेशन है, अगर ये दिल्ली डिक्लेरेशन है तो क्या ऐसे कंपोनेंट रहे जो कि बिल्कुल थंब रूल की तरह आप कह सकते हैं ये तो युवाओं को करना ही चाहिए, ये तो युवा करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, ऐसा क्या निकल कर आया? इसमें मुझे लगा कि सबसे बड़ा चीज जो निकल के आया वो लीडरशिप था। नेतृत्व करने की जो क्षमता है ना युवाओं में होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे संस्थाओं ने भाग लिया जिनके संस्था साल भर भी रजिस्टर किए हुए बनाए हुए नहीं हुए। युवा जो अभी खुद 21 साल के हैं वो अपने नाम पे एक संस्था बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा नेतृत्व उनका दिखा रहा है और ये कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग का एक बहुत ही बेहतरीन कदम साबित हो सकता है। बहुत अच्छी बात। प्रेरणा विजय जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस समाज में ऐसे दूर दराज में हैं जो दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती, जो शहर भी नहीं देखा है उन्होंने, आज भी जिनके गांव में अभी भी आने जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की वो व्यवस्थाएं नहीं है, वो स्ट्रगल करती हैं, फिर भी वो आगे बढ़ना चाहती हैं, वैसे बहनों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन बहनों से ये कहूंगी कि कृपया शिक्षा को लेकर बहुत ही मजबूती से आगे बढ़िए, क्योंकि यही आपके चीज़ों को, आपके अधिकार दिलवाएगा आगे चलकर। तो शिक्षा को मायने दीजिए। बहुत अच्छी बात आपने कहा। तो अंत में हम इसी बात से इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं कि अधिकार और कर्तव्य दोनों तराजू के दो तुल्य हैं। यदि अधिकार का पलड़ा भारी हो जाएगा और कर्तव्य का पलड़ा हल्का हो जाएगा तो शायद समाज में बैलेंस नहीं स्थापित हो सकता, संतुलन नहीं स्थापित हो सकता। तो हमें जरूरत है कि कर्तव्य और अधिकार दोनों में इस तरह का हम संतुलन लाएं कि समाज भी आगे बढ़े, समाज शिक्षित भी हो, सुदृढ़ भी हो, आगे भी बढ़े और जवाबदार समाज हो, जवाबदेह समाज हो और उत्तरदायित्वपूर्ण युवा हों, जिससे कि सभी लोग एक दूसरे के लिए न केवल सरकार बनाने की बात करें बल्कि सरोकार करने की बात करें। और जब सरोकार की बात होगी तो सरकार भी आगे बढ़ेगी, देश भी आगे बढ़ेगा और हम बढ़ेंगे तभी दुनिया आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।